आज के शो में चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, अहम फैसले, 2 रेफरेंसेस, 6 इन्वेस्टिगेशंस और मुत्तादिद इंक्वायरीज की मंजूरी। नैब बलूचिस्तान की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल स्कैंडल, अरबों रुपए की जालसाजी करने वाली कंपनी का मफरूर डायरेक्टर कराची से गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, बलूचिस्तान की तारीख में एक केस जो हम हमेशा याद रखेंगे वो इम्पोर्टेंट तरीन केस मुश्ताक रईसानी का केस है, जिसमें आपने देखा होगा यकीनी तौर पर कि घर से सरकारी अफसर के सेक्रेटरी फाइनेंस और मुतादिद सरकारी जो अफसरान जो जिनके आगे पीछे रेड हुई थी उस सूरत हाल में, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट या जो मेन बंदा था मुश्ताक रईसानी, अरबों रुपए की बरामदगी हुई थी। नैब बलूचिस्तान का नाम उस वक्त बड़ा सामने आया था, हमने बड़ा डिटेल में प्रोग्राम किए थे। ये सरकारी जो रकम थी, यानी जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की रकम थी, मेरा आपका टैक्स पेयर मनी था, ये उस टैक्स पेयर मनी के साथ गबन हुआ था। और जो भी रिश्वत बाजार या जो भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस बने थे, इस रेफरेंस का फैसला साल 2021 में हो चुका है। इसमें न सिर्फ मुल्जिमान को सजाएं हो चुकी हैं, बल्कि उनके जो असासे थे वो मुंजमद होकर बलूचिस्तान हुकूमत को वापस मिल चुके हैं। आज मैं बलूचिस्तान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बलूचिस्तान से ही मुंसलिक एक और अहम खबर आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये एक कंपनी है 3 अलायंस के नाम से, जिसके बारे में बताया गया कि किस तरह बलूचिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बन गया। सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम, पॉन्जी स्कीम, डबल शाह स्कीम बन गई। उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। कामरान आबदी नाम का शख्स जो कि कराची शहर से नैब बलूचिस्तान गिरफ्तार करती है, उसकी गिरफ्तारी और फिर उससे मुंसलिक हकायक एक रेफरेंस की सूरत में जो कि मौजूद हैं, उसका सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, इंटरिम रेफरेंस भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। क्योंकि मामला ज़ेरे समाअत है अदालतों में, तो यकीनी तौर पर इसकी जो सब्जेक्टिव मैटर्स हैं उस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन आपको तफसीलन इसलिए इससे आगाह करेंगे क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में आप सबको ये पता होना चाहिए कि किस तरह फ्रॉड कंपनीज कायम होती हैं, ये पॉन्जी स्कीम्स ऑपरेट करती हैं, और फिर ये आपकी तमाम जमा पूंजी को, क्योंकि मैं इसमें ऐसे कुछ कंप्लेनेंट्स को जानता हूं जो प्रोग्राम में हमसे पहले बात हो रही थी, जो बता रहे थे कि जो उधार पैसे ले लेकर 10,000 20,000 रुपए इस स्कीम में डिपॉजिट कराते थे ताकि उनको मुनाफा मिल सके। स्कीम का मॉडल तकरीबन वही था जो कि दीगर पॉन्जी स्कीम्स का होता है, इससे पहले जो हमने आपके सामने कवर किए हैं, लेकिन इसका मॉडल कुछ इस तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि इसमें जो कंपनी रजिस्टर हुई थी इनिशियली 3 अलायंस के नाम से, वो 2018 फरवरी के अंदर हुई थी। और कंपनी का जो बेसिक SECP से अगर आप डॉक्यूमेंट निकलवाएं तो कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो उसमें कुछ उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो स्पेसिफिक अल्फाज में अगर मैं आपके सामने, ताकि कोई आगे इसमें जो एग्जैक्ट SECP के डॉक्यूमेंट बताता है, एज पर रिकॉर्ड ऑफ द SECP जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये कंपनी जो बनी 3 अलायंस, इसका नाम था, फरवरी 2018 में रजिस्टर हुई, जिसका मेन काम था मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंपोर्ट, सेल, परचेज, ट्रेडिंग, मार्केटिंग। किस चीज की? मोटरसाइकिल्स की जो भी खरीद फरोख्त, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सेल, ये मोटरसाइकिल्स की खरीद फरोख्त के लिए कंपनी कायम की गई थी 3 अलायंस बलूचिस्तान में इनिशियली। बाद में इस कंपनी के तकरीबन 15 फ्रेंचाइजेस बलूचिस्तान और हैदराबाद में भी कायम हो गए थे, सिंध में, तो मजमूई तौर पर 15 फ्रेंचाइज ऑफिस कंपनी के खुल गए थे। कंपनी की स्कीम क्या थी? मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से जो मैंने बात की प्रोग्राम में, जिनका पैसा इसमें डूब चुका है, उन्होंने बताया कि अगर आप 21,060 रुपए इस कंपनी में लगाते थे तो आपको 35 या 30 दिन बाद 3,500 या 3,000 रुपए वापस मिलते थे। यानी आपने 21,000 रुपए की अगर सरमायाकारी करी तो उसके बदले में 3,000 रुपए महीना आपको रकम मिलती थी। और अगर आप 8 लाख रुपए लगाते थे तो आपको एक महीने में तकरीबन 1,40,000 रुपए का पैसा वापस मिलता था। तो आप अगर मिसाल के तौर पे लोग अपने घर बेचकर, जमा पूंजी बेचकर 8 लाख की 20 मोटरसाइकिल्स बुक करते थे, रकम या जमा कराते थे, इस लालच के साथ कि ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट यानी 1,40,000 रुपए महीने के आखिर में या 35 दिन बाद उनको मिलेंगे, तो बैठे बिठाए घर पर 8 लाख पर अगर 1,40,000 रुपए की कमाई हो रही थी तो लोगों ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। नैब ने जब ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पहले इनिशिएट करी एग्जैक्टली जुलाई 2019 में,
फिर नैब ने एक इश्तिहार दिया। जब नैब को पता चला कि बहुत से लोगों का पैसा इस स्कीम में डूब चुका है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है या दीगर शहरों से भी है मुख्तलिफ मुल्क के, तो उसके बाद नैब ने एक इश्तिहार जारी किया, जो कि इश्तिहार जारी 14 जुलाई 2019 को हुआ, जिसके बाद नैब को बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने अपने क्लेम्स नैब को जमा कराए कि हमारा पैसा इस स्कीम में डूब चुका है। नैब ने बाकायदा फिर 6 जनवरी साल 2020 को एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी इस कंपनी के खिलाफ और तकरीबन 25 के करीब अक्यूज्ड, यानी तकरीबन 25 के करीब जो मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स या इस कंपनी से मुंसलिक, मैनेजमेंट से मुंसलिक लोग थे, इनके खिलाफ बाकायदा एक रेफरेंस बना दिया। शुरू में जो नैब का रेफरेंस था उसमें 25 मुल्जिमान नहीं थे, बाद में 25 हो गए। जो पहला रेफरेंस नैब ने जमा कराया था उस रेफरेंस में जो तादाद थी क्लेमेंट्स की, यानी जिन लोगों ने क्लेम की थी, वो भी कम थे। वो 2020 का जो रेफरेंस है उसमें तकरीबन जो क्लेमेंट्स की तादाद थी वो 4003 थी और उनकी मजमूई तौर पर जो रकम डूबी थी वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए थी। 1.5 अरब रुपए उनके डूब चुके थे। 4000 के करीब कंप्लेनेंट्स थे। 1.5 बिलियन रुपीस उनके इस स्कीम में डूब चुके थे। एक पॉन्जी स्कीम थी और इस स्कीम के बारे में आपको ये जरूर बताते चलें कि ये जो मोटरसाइकिल बुक कराते थे या जो भी करते थे उसके एवज जो डिपॉजिट लेते थे, यानी जिस तरह कहा गया कि 21,000 रुपए पे 3,000 महीना या 8 लाख पे 1,40,000 रुपए महीना, कानून के मुताबिक, एसईसीपी की रेगुलेशंस के मुताबिक इनको डिपॉजिट लेने का कोई इख्तियार नहीं था। ना ये बैंक ना नॉन बैंकिंग कोई फंड ले सकते थे, ना डिपॉजिट ले सकते थे। कानून के मुताबिक ये कोई मुदारबा कंपनी भी नहीं थी, बल्कि मोटरसाइकिल्स की खरीद और फरोख्त के लिए कंपनी रजिस्टर हुई थी, या इंपोर्ट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसका पैसों के लेन देन से कोई कहीं से भी कोई ताल्लुक नहीं था एसईसीपी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। लेकिन इन्होंने डिपॉजिट्स लिए, 4000 लोगों के डिपॉजिट्स लिए। तकरीबन 1.5 अरब रुपए के कंप्लेंट्स जो आई नैब को पहले आई, उसके बाद नैब के पास 12,518 कंप्लेनेंट्स और आ गए। इस तरह तकरीबन जो कंप्लेनेंट्स की मजमूई तादाद है वो 17,000 हो गई और उन्होंने बताया कि उनके भी तकरीबन 4.5 अरब रुपए इस कंपनी ने लेकर और भाग गई है, या तो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी लेके भाग गई है। यानी जिसने 21,000 रुपए जमा कराए थे उसको मुनाफा तो छोड़े, जो महीने की रकम थी वो भी, जो ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट थी 21,000 रुपए, वो भी ये कंपनी लेकर मफरूर हो गई थी। उसके बाद नैब के पास तकरीबन और कंप्लेनेंट्स आए 1000 की तादाद में, जिन्होंने तकरीबन 52 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए थे। और मजमूई तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि नैब के पास तकरीबन 17,000 की तादाद में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की तारीख का सब में बड़ा फाइनेंशियल स्कैम ये बन गया। 17,000 क्लेमेंट्स आए और 17,000 क्लेमेंट्स में तकरीबन जो मजमूई तौर पर रकम डूबी, जिनकी तकरीबन 7 अरब रुपए का यह स्कैम बन चुका था, 7 बिलियन रुपीस का। अब एक मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है। टोटल 25 अक्यूज्ड हैं। 25 अक्यूज के नाम, डिटेल्स, ये सब भी हमारे पास मौजूद हैं। कंप्लेनेंट्स भी हमारे पास डिटेल में हैं, जिनसे हमने बात की थी इस प्रोग्राम से कबल। बहुत से लोग नहीं आना चाह रहे थे उन्हें, लेकिन तफसीलात बता रहे थे कि किस तरह 21,000 रुपए, 20,000 रुपए, 8 लाख रुपए मुख्तलिफ हवाले से इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कराए मोटरसाइकिल की बुकिंग के नाम पर। इन तमाम तफसीलात से और साथ साथ बलूचिस्तान नैब की कारकर्दगी भी मैंने पूछी, क्योंकि आज प्रोग्राम से कबल मैंने बलूचिस्तान नैब से हमने राब्ता किया। हमने पूछा जी, क्योंकि काफी टाइम बाद हमें भी बलूचिस्तान का कोई केस सामने आया हमारे, और बलूचिस्तान नैब ने आखिरकार कितने रिकवरीज की हैं पिछले 1 साल में, कितने केसेस बनाए हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए हैं, ये भी तफसीलात इकट्ठी की हैं। इनकी तफसीलात और इस केस से जुड़े और सनसनीखेज हकायक इनके साथ हाजिर होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन बलूचिस्तान की तारीख का सब में बड़ा फाइनेंशियल स्कैम आपके सामने, उसकी अहम तरीन तफसीलात रख रहे हैं। जैसा प्रोग्राम में आसिम मुमताज़ साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, भी इस वक्त मौजूद हैं। आसिम मुमताज़ साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस केस के कुछ मामलात ऐसे, जिस तरह मैंने आपके सामने रखा कि बलूचिस्तान में था 3A अलायंस नामी कंपनी थी। इस कंपनी के मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और जो मेन बंदा था काशिफ कमर, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरह मेरी कंप्लेनेंट से बात हुई, जो बताया गया कि तकरीबन इस तरह की स्कीम्स थी कि जैसे 8 लाख सरमायाकारी पर 1,40,000 रुपये महाना, 21,000 रुपये पे 3,000 रुपये महाना, और 1,18,000 रुपये पे 17,500 रुपये 25 से 30 दिन के अंदर आपको मुनाफा मिलेगा, तो आपको डिपॉजिट जमा कराना होता था। एक पॉन्जी स्कीम थी जो काम कर रही थी, और तकरीबन 17,000 क्लेमेंट्स तो नैब के पास आ गए बलूचिस्तान के पास, जिनकी मजमूई तौर पर जो रकम और हजम बनता है वो तकरीबन 7 अरब रुपए बनता है। लेकिन ये तो वो है जो कि डॉक्यूमेंट्स में और पेपर पर है।
मैं आपको ये बताऊं कि मैं अगर वहां रिपोर्टर्स से और दीगर लोगों से बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि ये जो आदमी है काशिफ कमर जिसकी कंपनी थी ये तकरीबन बलूचिस्तान के लोगों के 70 अरब रुपए लेकर फरार हो गया। 70 अरब रुपए लेकर फरार हो गया, 70 बिलियन रुपीस। तो वो बोलते हैं कंप्लेनेंट्स के उस वक्त नैब कहां थी, वो बोलते हैं कंप्लेनेंट्स के उस वक्त एससीसीपी कहां था, क्योंकि बाद में एससीसीपी का नोटिस आया। मैं आसिफ मुमताज साहब आपसे पूछूंगा सवाल, क्योंकि रेफरेंस तो पेंडिंग है ये फ्रॉडलेंट का, और इस पर सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी है जो इस पर जेर समात है। वी कैन नॉट टॉक ऑन द सब्जेक्टिव इशू के वो क्या है और क्या होगा, लेकिन इसकी प्रिवेंशन कैसे होगी आसिफ मुमताज साहब? आप किस तरह ऐसे क्राइम्स को रोका जा सकता है लीगली? क्योंकि ये फिर जिस तरह कंप्लेंट्स कहते हैं कि होने के बाद जब बंदा मुल्क से फरार हो जाता है, अरबों रुपए लेके चला जाता है, फिर नैब रेफरेंस आता है, फिर गिरफ्तारी की कोशिशें होती हैं, फिर एससीसीपी भी नोटिस लेता है, आखिर कब तक ये होता रहेगा आसिफ साहब? जी सुफियान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। और दूसरी बात जो है, मैं सबसे अहम यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे मुआशरे में जो फ्रॉडुलेंट एलिमेंट है उसको डिटेक्ट करने में जितने भी कौमी असासे हैं, बशमूल आपका FIA है, पुलिस डिपार्टमेंट है और नैब का जो है बहुत कलीदी किरदार है। यहाँ पे आप देखिए जो इस किस्म के जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, इनका अपना एक तरीका वारदात होता है। ये लोगों को लालच में ल्योर करके मुख्तलिफ किस्म के जो उन्हें इंसेंटिव्स या प्रॉफिट्स जो आम हालात में किसी बाकी कारोबार में लोगों को नहीं मिलते, वो ऑफर करके तो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हैं और उसके बाद जो है फिर लोगों से ये भारी रकूम हथियाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात जो है बहुत वाज़ेह आपको करता चलूँ कि बाकी इदारे जैसे कि मैंने पहले कहा, उनके साथ साथ नैब जो है एक बहुत अहम अपना कौमी फरीज़ा हमेशा निभाता चला आया है। और यहाँ हमने देखा होगा अपने नैब, जब लाहौर की हिस्ट्री में भी देखें, नैब बलूचिस्तान की आसिफ साहब का साल जी आसिफ साहब जी साल 2021 में जब करें। अब यहाँ पे सवाल जो उठता है कि ये इस जो असल जुर्म है इसका तदारुक कैसे होगा और ये अपने मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ जो वाज़ेह करता चलूँ कि नैब का जो कानून है वो इंतहाई खूबसूरत है और अगर कोई मुलजिम फ़र्ज कर लें, और ऐसी मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं कि लोग जो है वो जुर्म करके और आवाम से पैसा लूट के मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं, लेकिन नैब के कानून में ऐसी शिक मौजूद है जिसके तहत ऐसे मुलजिम के जो असासाजात हैं, उसके बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फ्रीज़ कर ली जाती हैं ताकि वो उनको इस्तेमाल न कर सके, बेच ना सके, और कल को हतमी तौर पर अगर अदालत से उससे सज़ा होती है तो वही उसके असासाजात जो हैं जो उसने आवाम से लूटी हुई दौलत से रकम से बनाए होते हैं, उनको नीलाम करके फरोख्त करके आवाम को पैसे वापस दिए जाते हैं। लेकिन आसिफ साहब ये मुझे बताइएगा, ये तो कानून में है, लेकिन आसिफ साहब ये मुझे बताइएगा, जैसे मिसाल के तौर पे इस कंपनी के बारे में जो तफसीलात मैंने इकट्ठी की, साल 2019 में या दो या तीन साल पहले इनकी पहले 6 फ्रेंचाइजेस थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर 8 हुए, 9 हुए, अंदरून बलूचिस्तान, फिर हैदराबाद तक आ गए, यानी सिंध में भी एक फ्रेंचाइजेस हो गए। मजमूई तौर पर कुछ ही अरसे में इन्होंने 15 फ्रेंचाइजेस पूरे मुल्क में बना लिए, बलूचिस्तान और हैदराबाद, मतलब एक बलूचिस्तान सूबे में और हैदराबाद में, और उसके जरिए हजारों लोग यहाँ आना शुरू हो गए। और ये ओपनली बगैर बोर्ड लगाकर बाकायदा काम होता था इनकी। अगर आप देखें तो बाकायदा दुकान पे इश्तिहार लगा होता था, बाहर मोटरसाइकिल्स खड़ी होती थी, उस इश्तिहार में मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम लिखे होते थे। तो इस पूरे अरसे में कोई रेगुलेटरी फंक्शन, चले नैब तो उसके बाद आ गया, क्या जब कंप्लेनेंट्स आ गए, जब कंप्लेन आई नैब के पास, यानी कोई कॉग्निजेंस लेने वाला नहीं है, कोई अपने एससीसीपी के मेमोरेंडम एसोसिएशन के बरखिलाफ काम कर रहा है, लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट कर रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे इसको? देखें जी, यहाँ बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया जी। इसमें यहाँ हमारे यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर में और इस किस्म के क्राइम को 3 मेजर रेगुलेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। सबसे पहले आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अगर कोई बैंकिंग जो बिजनेस, कोई ऐसी कंपनी जिसके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद लोगों से डिपॉजिट्स ले, तो वहाँ स्टेट बैंक जो है वो सबसे हाईएस्ट इन दी हायरार्की। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है और जो पॉन्जी स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसे हम कानून की ज़ुबान में मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, ये भी जो है प्रोहिबिटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2017। और एससीसीपी के पास बाकायदा प्रोविजंस हैं, इख्तियारात हैं, पीनल एक्शन भी एससीसीपी जो है वो ले सकती है। और इसके साथ साथ नैब के पास भी इख्तियार है। सवाल ये उठता है कि ये ऐसे लोग जब अपने जराइम की इंतहा तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद इसका जो है वो डिटेक्शन कैसे होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नैब का काम आप देखें, यहाँ मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि अपना जो कौमी फरीज़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा,
नैब हर साल एक वर्ल्ड एंटी करप्शन डे भी मनाता है 5 दिसंबर को। उसका खालिसतन मकसद आगे ही पैदा करना होता है अवाम में और लोगों में, ताकि लोगों को शऊर हासिल हो इस बात का कि इस किस्म के तमाम जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनसे मोहतात रहें और उनकी हार्ड एंड जो उनकी मेहनत की जो कमाई है वो ऐसे लोगों के हाथों लुटवा के ना बैठे। लेकिन नैब जो है तब अमल में आता है, हरकत में आता है जब नैब के पास कोई कंप्लेन आएगी। अब यहाँ अगर कोई कंपनी है तो SCCP को चाहिए कि उसका इस्तेहकाक ले, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रही है या कोई कौन-सी स्कीम जो है कोई कंपनी चला रही है, तो ये सबसे पहले SCCP की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है कि उसे चाहिए कि फौरन ऐसी कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल करना चाहिए और उसके बाद अगर उसके जो है एम्बेड से भी ये निकल आती है चीज, फिर जो है नैब हरकत में आता है। हमारे यहाँ कानून के तहत SCCP ने जो इस कंपनी को रजिस्टर किया फरवरी 2018 में, तो उनके जो MOA है उसमें उसके मुताबिक उन्होंने जो कंपनी रजिस्टर की थी वो बेसिकली की थी टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंपोर्ट, सेल, परचेज, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोटर कार्स, स्कूटर्स, व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, और सोलर सिस्टम्स भी उसमें आगे उन्होंने जनरेटर्स भी लिखा हुआ था। लेकिन इस पर उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर द कंपनी कहीं भी ये नहीं लिखा था कि दे शैल बी इन्वॉल्वड इन एनी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एक्टिविटी, और उनका जो एक जिसे कहते हैं कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। एक तो बेसिकली ये कानून के बरखिलाफ, अपने MOA के बरखिलाफ जा रहे थे। तो SCCP को खुद जाके चेक करना चाहिए, ये वो भी कहें जी जब लोग कंप्लेन करेंगे तो हम जाएंगे? नहीं, इसमें देखें पहले जो 1997 का जो एक्ट था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एक्ट 1997, वो इस हद तक जामे नहीं था। जब इस किस्म के जो हमारे यहाँ जो हमारे मुआशरे में क्राइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गए, तो फिर 2016 में खालिसतन तरमीम लाई गई कंपनीज एक्ट में भी और सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1997 में भी, और उसमें इस किस्म के तमाम जराइम का खालिसतन तज़किरा करके इनकी इंडिपेंडेंट जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स का इस्तेहकाक SCCP को दिया गया। साथ में FIA को भी पावर्स दी गई। साथ में जो हर रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को इख्तियार दिया गया कि ऐसे किसी किस्म की ऑफेंस में जो है अगर ट्रायल होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी। अब सवाल ये उठता है कि SCCP के पास कॉग्निजेंस लेने का इस्तेहकाक कब है? मेरी दानिश में और कानून में ये बात वाज़ेह है कि जब ऐसी किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कोई एलिगेशन, ज़रूरी नहीं कि वो कोई शख्स जो है वो कंप्लेनेंट की हैसियत से आए और SCCP के पास अपनी कंप्लेन का इंदराज कराए। SCCP बजाते खुद भी, जिसे हम कानून में सुओ मोटो कहते हैं, अगर कोई कंप्लेन अगर इवन मीडिया के थ्रू भी आती है या किसी न्यूज़पेपर के थ्रू भी आती है, तो उसका जो है कॉग्निजेंस लेके ऐसी कंपनीज को फिलफोर चाहे तो बैन कर सकती है, ताकि ये जो ऑफेंसेस जब बात बहुत ज़्यादा जो हज़ारों की तादाद में लोग मुतासरीन होते हैं, तब जाके जो है ये शिकायत नैब में भी आती हैं और बाकी इदारों में भी आती हैं, तो ये इसका तदारुक जो है वो पहले से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ कुछ कवाते भी हैं, कुछ चीज़ें जो है वो आप समझते हैं हमारे सिस्टम में, तो मैं समझता हूँ कि हम इसकी जो अवेयरनेस है और कॉग्निजेंस का जो तरीक़ाकार है उसको मज़ीद जो है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि लोगों की जो है वो लूटी हुई दौलत जो तो हो चुकी वो तो हो चुकी, लेकिन आइंदा से जो इसका इम्कान है उसे कम से कम किया जाए। मैं क्योंकि नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मैंने जिस तरह जिक्र किया था शुरू में कि बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान की नैब DG फरमान साहब की कारकर्दगी और मजमूई तौर पे, क्योंकि साल 2021 में बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला मुश्ताक रईसानी केस का भी हुआ है, जिसके अंदर आपने खुद देखा होगा फुटेजेस आए थे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज घर से बरामद हुआ था, सोना, जेवरात। बलूचिस्तान की नैब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने 20 रेफरेंसेस 21 में फाइल किए, 2021 में 8 लोग गिरफ्तार किए हैं, तकरीबन 120 रेफरेंसेस हमारे जेर समात हैं, 6 अरब रुपए की रिकवरी बलूचिस्तान में हो चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बलूचिस्तान हम इतना मौजू में नहीं लाते नैब बलूचिस्तान को स्पेसिफिकली, तो ये सब कार्रवाइयां भी नैब बलूचिस्तान कर चुका है। लेकिन आसिफ साहब फाइनली आप ये बताएं, क्योंकि लोगों का पैसा सरकारी मुलाजमीन लूटें या सरकारी तौर पर सरकारी खजाने से लूटा जाए किसी और तरीके से, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से, या फिर ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज हो जो ये हम देखते हैं कि प्राइवेट एंटिटीज कर रही हैं, तो इस पर मुस्तकिल कदगन या इसको इस मामले को रोकने के लिए क्या कोई कानून साजी मजीद जरूरत है या इन्हीं इदारों को मजीद मुतहर्रिक होने की जरूरत है? मैं समझता हूँ ये जो नैब की कारकर्दगी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम है उसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, दूसरा हमारा जुडिशरी का पहलू है। जब नैब बहैसियत तफ्तीशी दारा किसी जुर्म की तफ्तीश करके किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस लाता है, तो उसके बाद ये अदालत पे है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एहतसाब अदालत पे है कि उस मुल्जिम का ट्रायल करे। यहाँ मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो कन्विक्शन का जो निज़ाम है उसको मज़ीद रिफाइन होने की ज़रूरत है, ताकि जो तासुर है कि जी इस किस्म के जितने भी लोग हैं
वो जो टेक्निकलिटीज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनका फायदा उठाते हुए जो है वो फरार इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, खास तौर पे वाइट कॉलर क्राइम की डिटेक्शन, उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके ट्रायल के हवाले से उसको मजीद रिफाइन किया जा सकता है, ताकि इस किस्म के जो क्रिमिनल्स, सबसे पहले तो इसकी आगही अवाम में हो, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, और उसके बाद जब इसका ट्रायल हो तो कन्विक्शन जब तक नहीं होगी, मंजर आम पे नहीं होगी, तो जो कौमी इदारों पे अवाम का एतमाद भी है बिलखसूस वो भी जमेगा, और साथ साथ जो है ऐसे लोग जो और जुर्म करने के लास्ट बाद आसिम साहब मुझे बताएं इसमें, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, क्या ये रिकवरी जो अरबों रुपए की जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट्स आ चुकी हैं तकरीबन 17,000 लोगों की 7 अरब रुपए की, ये रिकवरी, क्योंकि जो मेन ओनर है वो तो भाग चुका है मुल्क से, आपने बताया भी था कि हो सकता है, किस तरह होगी रिकवरी? इनके एसेट्स मुंजमद करके बेचे जाएंगे, प्रोसीजर क्या होगा? क्या पैसे मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे लोगों को वापस? देखिए, ऐसी बहुत सी नज़ायर मौजूद हैं, नैब लाहौर के भी देख लीजिए आप, बाकी पिंडी का देख लीजिए, कोयटा का देख लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मैं दोबारा ये कहता चलूँ कि जो एसेट्स की रिकवरी और उसके बाद उसकी जो डिसबर्समेंट है इफेक्टिव्स के दौरान, वो मुनसर करती है उसकी कन्विक्शन पे, और वो कन्विक्शन जो है फर्स्ट फोरम है एहतसाब अदालत, उसके बाद अगर वो अपील करता है तो हाई कोर्ट, और फाइनली अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है मामला। यहाँ पे आज के दिन में हमारा जो लीगल सिस्टम है, बिलखसूस जो नैब ऑर्डिनेंस है 1999 का, और उसके बाद जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें ये चीज जो मैं समझता हूँ एक लैक्यूना है कि मुलजिम अगर फरार इख्तियार कर ले, कि गायब हो जाए, तो उसकी एब्सेंस में, उसकी अदम हाजिरी में क्रिमिनल ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकता, और अगर और मुकम्मल नहीं होगा तो यकीनन उसे सजा नहीं हो सकती, और सजा की अदम मौजूदगी में जो वसासतजात जो उसके मुंजमद या जब्त होते हैं वो जो है वो तकसीम नहीं हो सकते मुतासरीन में। अच्छा। तो यहाँ पे आके मैं समझता हूँ कानून को मजीद जो है मैं आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया और अपना इस पूरे कप में समझाया भी कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। बलूचिस्तान का अहम तरीन मेगा फाइनेंशियल स्कैम, बलूचिस्तान की तारीख का, जो एक पॉन्जी स्कीम के तहत लोगों से उनकी जमा पूंजी लूट ली गई, इसके बाद आपको ये बताएंगे कि किस तरह आज नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ और इसमें अहम तरीन फैसले, कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ रेफरेंसेस और कुछ इंक्वायरीज मंजूर हुई, उनकी तफसीलात क्या हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने बलूचिस्तान में सब में बड़ा मेगा फाइनेंशियल स्कैम जो एक प्राइवेट इस वक्त कंपनी से मुंसलिक था, जिस कंपनी ने बड़े पैमाने पर लोगों को साथ ना सिर्फ फ्रॉड किया, उनकी जो जमा पूंजी थी उसको लूटा, बल्कि फरार भी हो गए। और तकरीबन जो नैब के पास क्लेम्स आए, 17,000 लोगों के क्लेम्स आए, जिनकी टोटल जो रकम थी वो तकरीबन 7 अरब रुपए बनती है। और ये बड़ी कार्रवाई नैब बलूचिस्तान की, उनको सराहते हैं कि उन्होंने कम से कम रेफरेंस दायर किया लोगों की तसल्ली के लिए, 17,000 लोगों के क्लेम्स भी आ गए। अब इस उम्मीद के साथ, क्योंकि मामला सब्जेक्टिव है, कि ये मामला आगे बढ़ेगा और जिस तरह लोगों के इस पर भी ग्रीवेंसेस हैं कि मालिक फरार हो गया या भाग गया तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये इस पर लोगों के जहन में अभी भी सवाल है। इसके साथ साथ आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी हुआ। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कुछ अहम रेफरेंसेस और कुछ अहम इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। आज नैब के इजलास में 2 अहम रेफरेंसेस, जिसमें एक रेफरेंस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक ऑफिशियल्स और अहदेदार के खिलाफ था, जो तकरीबन $11.25 मिलियन की एक जो इस वक्त परचेजिंग के हवाले से था, जिसके अंदर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का क्लॉज लगाकर नैब ने रेफरेंस मंजूर करा। इसके साथ साथ एक और अहम रेफरेंस नैब मुल्तान के हवाले से था, जहां मुल्तान के अंदर राना अफजल नामी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, उसके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया, दायर करने की मंजूरी दी गई, जहां पर उसके ऊपर रिश्वत देने का इल्जाम था। इसी तरह से नैब की जानिब से आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में, जिसकी सदारत चेयरमैन नैब ने की, कुछ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई। तकरीबन 6 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई, जिसमें सब में सर फहरिस्त बिरजीज ताहिर जो कि कौमी असेंबली हैं, इसके अलावा कुछ ठेकेदार और कुछ अहम जो सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। एक इन्वेस्टिगेशन जो जान मोहम्मद जमाली साहब के खिलाफ थी, उसको बंद करने की मंजूरी दी गई। और साथ साथ नैब ने आज की प्रेस रिलीज में यह बताया कि तकरीबन नैब अब तक 1400 से ज्यादा मुल्जिमान को सजा दिलवा चुका है, और इसके साथ साथ पिछले कुछ 4 साल के अरसे के दौरान 539 अरब रुपए नैब की जानिब से रिकवरी हो चुकी है। मेरे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब साथ मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर नैब लाहौर। फारूक साहब, आज की इस प्रेस रिलीज एग्जीक्यूटिव मीटिंग, बड़ा गैप भी था इन मीटिंग्स में, रिसेंटली एक मीटिंग हुई, बीच में बड़े इल्जामात भी लगे कि नैब शायद मुतहर्रिक नहीं रहा, चेयरमैन नैब मुतहर्रिक नहीं रहे,
फाइनली बैक इन एक्शन, फाइनली एक्शन नजर भी आ रहा है। कुछ नैब की गिरफ्तारियां कराची में भी हुई थी रिसेंटली, ये बलूचिस्तान में जो आज हम केस देख रहे हैं, और आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, तो नैब इज एक्टिव, फुली एक्टिव अगेन, आप कह सकते हैं फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छी बात, खुशहाइन बात, डेवलपमेंट है कि ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। और जाहिर बात है कि अभी वो चेयरमैन नैब का जो मामला है वो अभी इल्तवा में लग रहा है। मैं तो समझता हूँ कि या तो मौजूदा चेयरमैन नैब में उन्हीं को आप एक्सटेंशन दें, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं, पिछले 3.5-4 साल में बहुत पेशरफ्त हुई, बहुत काम हुआ है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो आपने नैब बलूचिस्तान की बात की है कि एक हाउसिंग फ्रॉड के अंदर रेफरेंस उन्होंने हाउसिंग नहीं सर, ये एक मोटरसाइकिल कंपनी बनाई थी जो लोगों से डिपॉजिट लेती थी, पॉन्जी स्कीम थी, और लोगों के डिपॉजिट लेके गायब हो गई। जी, पब्लिक फ्रॉड, पब्लिक चीटिंग, पब्लिक एट लार्ज वाला केस। आपकी थैंक यू फॉर द करेक्शन। देखें, एक चीज पे आप नैब को का क्रेडिट उनसे नहीं ले सकते, अपना छीन सकते। गिव देम ऑल, आई वुड से 100% मार्क्स कि उन्होंने 1999 से जब से नैब वार्ड वजूद में आया है, हाउसिंग फ्रॉड, ये फाइनेंशियल स्कैम, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस में उनका बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी रही है। अभी सिर्फ 3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि चेयरमैन नैब ने 3.2 बिलियन रुपीज, 2 कंपनीज हैं ये हाउसिंग और ये इस तरह की कंपनी जिन्होंने फ्रॉड किया, उनके मुतासिर में 3.2 बिलियन रुपीज का जो रिकवर्ड पैसा है उसका रिटर्न का प्रोसेस जो उन्होंने खुद शुरू किया। और पहले भी आपको पता है दर्जनों ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे रिकवरी हुई है और लोगों का पैसा वापस मुतासिर को दिया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बलूचिस्तान के हवाले से एक और आपको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे मुश्ताक रईसानी साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस ग्रेड 20 ऑफिसर, चंद साल पहले उनके घर से 75 करोड़ रुपए कैश मिला। नैब को एटीएम की वो जो अपना खास बैंक की मशीन होती हैं वो ले जानी पड़ी और पैसा काउंट करने के लिए, और फिर उनको पिछले साल उनकी कन्विक्शन भी हुई और ये तमाम चीजें, पैसा भी सारा रिकवर हुआ। और रिसेंटली एक और बड़ी कामयाबी आप देखें कि कोरंगी में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड के घर से करोड़ों रुपए का कैश, सोना वगैरह वाली ये तमाम चीजें मिली हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, इन तमाम मामलात में बिल्कुल हम नैब को क्रेडिट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बड़ा चैलेंज है नैब के लिए, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं, वो है कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, नैब में वो ट्रायल शुक्र है फिर शुरू हो गया है, विटनेसेस आना शुरू हो गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो हो गया। या उसके अलावा जरदारी साहब और ये हाई प्रोफाइल केसेस जो नैब रावलपिंडी की चल रहे हैं, या मरीम नवाज और कैप्टन सफ्तर वाला के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड के अपीलें हैं, ये है नैब का अब रियल टेस्ट केस। हाई प्रोफाइल केसेस में क्या नैब कन्विक्शन लेने में कामयाब होता है या नहीं। इसी तरह सिंध में हम देख रहे हैं, वो शर्जील मेमन का केस हो गया, स्पीकर सिंध असेंबली सराज साहब जो है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट केस का नाम लिया है फारूक साहब, ये बताएं कि मुसद्दिक अब्बासी साहब के आने से क्या ये कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है, और कोई फर्क पड़ा है अगर मैं इस तरह पूछूं? मैं ये सब मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी डीजी नैब केपी रह चुके हैं, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब सिंध रह चुके हैं, डीजी नैब बलूचिस्तान रह चुके हैं, 13 साल उन्होंने नैब में सर्व किया। मैं ये समझता हूँ कि उनके आने से बिल्कुल एक तो बड़ी अच्छी एडवाइस दी जाएगी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही विल बी अ वेरी गुड ब्रिज बिटवीन नैब एंड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये नहीं मैं कहता हूं कि केसेस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो केसेस में जो एक कहीं पे लॉस ऑफ डायरेक्शन है, या स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहे हैं, या कोई प्रोसिक्यूशन में कमजोरी है, वो तमाम नैब की इंटरनल डायनेमिक्स को जानते हैं। और मैं देख रहा हूं कि उनके आने के बाद कुछ हालात में, मामलात में मुझे तेजी जो है वो नजर आ रही है। और लास्टली मुझे बताएं फारूक साहब, जो बलूचिस्तान का हम केस आपको सामने रखा है, हमने मेगा केस है जिसके गिरफ्तारी भी कुछ हुई है, 25 अक्यूज्ड हैं, क्या ये रकम जो लूटी हुई रकम है ये वापस मिलेगी इन तमाम मुतासिरीन को? ये उनका बुनियादी सवाल है, और कैसे मिलेगी, क्योंकि एक जो कंपनी ओनर है वो तो फरार हो चुका है मुल्क से। देखिए, कई ऐसे केसेस में हुआ है जहां पे चीटिंग पब्लिक ये स्कैम्स हुए हैं, तो वहां पे जो मेन मुल्जिम है वो फरार भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ठीक है, केस ये नहीं कि ओवरनाइट पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन देयर आर ऑल चांसेस कि अगर को लोग फरार भी हो जाते हैं, इनको ये लेके भी आते हैं इंटरपोल के जरिए, वापस मादी में भी लेके आए हैं,
फिर वो प्ली बार्गेन करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और वो पैसा काफी वापस कर देते हैं, तमाम जायदादें उनकी जब्त हो जाती हैं और वो पैसा इट टेक्स टाइम आई नो, लेकिन इवेंचुअली लोगों को पैसा मिल जाता है। आपके सामने जो एग्जाम्पल आज भी है, कोऑपरेटिव स्कैम 13 अरब का कोऑपरेटिव स्कैम जल मुशर्रफ के दौर में पैसा रिकवर हुआ और उम्मीद रखते हैं इस केस से पैसा रिकवर होगा, क्योंकि फारूक साहब वक्त की किल्लत है। मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपना तज्जिया माहिराना राय दी इस हवाले से, और आपको लगता है नैब इज एक्टिव अगेन, हमें भी लगता है, और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस नाज़रीन रख के फीडबैक भी दे सकते हैं। और